हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज मैं आप लोगों के साथ एक फिर नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिसमें मैं स्विट्ज़रलैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करूंगा। तो अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप किस कॉलेज से या किस जगह से ये वीडियो को देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच सके। पहला इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करें तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये आपका स्विट्ज़रलैंड का मैप है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड का मैप है। स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है जिसका कैपिटल बर्न है। ठीक है, हम लोग मेनली बर्न को जानते हैं। ये जो बर्न है आपका, ये यहाँ पे, ठीक है, ये आपका स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। स्विट्ज़रलैंड में जिस तरीके से हम लोग भारत में स्टेट बोलते हैं यानी राज्य बोलते हैं, वहाँ पर जो है वो कैंटन बोला जाता है। ठीक है, कैंटन बोला जाता है। और यहाँ पर जो टोटल कैंटन है वो 26 है। जैसे हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं ना, 28 स्टेट्स हैं, तो उसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड में जो है वो 26 कैंटन है। ठीक है, ये आपके बहुत सारे कैंटन्स यहाँ पर मैंने मैप के माध्यम से दर्शाने का कोशिश किया है कि कौन सा कैंटन कहाँ पर है, आपको इससे पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट नोट्स लिखते हैं वो नोट्स लिखते जाइए और 2-3 बार वीडियो सुन लीजिएगा। एग्जामिनेशन में किसी तरीके का दिक्कत नहीं होने जा रहा है। मैं पढ़ते जाता हूँ, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो लिखने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यूरोप के मानचित्र पर स्विट्ज़रलैंड ही सबसे प्राचीन व प्रजातांत्रिक राज्य है। इतना ही नहीं, वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का व्यवहारिक रूप बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी की जब भी बात करेंगे, डेमोक्रेसी की, तो अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपका इंडिया है और सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश आपका अमेरिका है। ठीक है, जहाँ 1789 में आपका संविधान इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करेंगे यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के दो तरीके हैं, डेमोक्रेसी के दो पार्ट हैं, एक आपका डायरेक्ट और एक आपका इनडायरेक्ट या आप कहें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। समझ में आ रही बात? इस आधुनिक युग में विश्व का ध्यान उसकी ओर गया है। लॉर्ड ब्राइस ने उसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, प्रजातंत्र के विद्यार्थियों के लिए स्विस शासन व्यवस्था में इससे अधिक शिक्षाप्रद और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह असंख्य जनों के हृदय की झांकी प्रस्तुत करती है। और उनकी भावनाएं तथा विचार प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से परिवर्तित होकर नहीं। ठीक है, ये लॉर्ड ब्राइस का एक कोटेशन मैंने कोट किया है यहाँ पर, एग्जामिनेशंस में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आपके आंसर को वो ये जस्टिफाई करेगा। आई होप समझ में आ रहा हो। बहुत आसान लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूँ, 2-3 बार सुन लो और चैनल को सपोर्ट करो आप लोग। ठीक है, प्रजातंत्र के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो है वो विधेयक बनाने में या विधेयक हटाने में। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजती है और वहीं प्रतिनिधि शासन करते हैं। मतलब इसमें जो आपका लेजिस्लेचर है, जैसे कि हम लोग बात करें हमारे लेजिस्लेचर की, तो यहाँ लोकसभा है, यहाँ राज्यसभा है, यहाँ पर कानून बनता है और हम यहाँ से
चुन करके एक प्रतिनिधि को भेजते हैं जो हमारे क्षेत्र के विषय में सोचता है, जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, और वो यहाँ जा करके कानून बनाता है। डायरेक्ट सारे सिटीजन्स जो हैं वो कानून में कोई अहम भूमिका नहीं निभाते हैं। यहाँ से वो चुन करके एक प्रतिनिधि को भेज दिए, अब वो जा करके वहाँ कानून बनाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है वो जनता डायरेक्टली इसमें पार्ट लेगी, डायरेक्टली आपका कानून बनाने में, पास कराने में, या फिर कानून को रद्द करवाने में, इसमें डायरेक्टली जनता पार्ट लेगी। इसी को कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और स्विट्जरलैंड में जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इस वजह से ये वर्ल्ड में इतना छाया हुआ है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की पद्धति सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के समय यूनान के विभिन्न नगर राज्यों में प्रचलित थी। रोम के छोटे छोटे नगरों में भी इसकी व्यवस्था थी। ठीक है, जैसे होता था ना, जैसे गाँव में भी इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि गाँव में भी जो है सो एक बर का पेड़ होता था या पीपल का पेड़ होता था, उसके नीचे पंचायत बैठती थी और वो जो है सो सारी जनता वहाँ इकट्ठा होती थी और इकट्ठा हो करके क्या कानून बनना चाहिए, क्या हमारे गांव के लिए अच्छा है, वो सब तय करती थी। तो उसी तरीके से जो है आपका यूनान और रोम में भी, जब वो राज्य जो है सो बहुत छोटे छोटे थे और पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम था, तो वो लोग भी एक जगह इकट्ठा हो करके और सारी सिटीजन्स जो 18 ईयर्स या फिर जो बालिग कहे गए उस समय के हिसाब से, वो इकट्ठा हो करके और कानून बनाने में मदद करते थे। ठीक है, यही आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आई होप समझ में आया हो, समझाने की मैं कोशिश किया हूँ। फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा, क्या लगा। लेकिन इस आधुनिक युग में जबकि राज्य की सीमा का काफ़ी विस्तार हो गया है, नगर राज्यों की दीवारें ध्वस्त हो गई हैं, राष्ट्रीयता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीयता का प्रचार हो रहा है, ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं रह गया है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और भारत जैसे प्रजातांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के माध्यम से शासन किया जा रहा है। ठीक है, ये सारे जो भी है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, भारत, यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेटिव है। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रकार। विश्व में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में अभी भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था वर्तमान में है। वस्तुतः निम्नलिखित 5 पद्धतियों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना की जाती है। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, डायरेक्ट अगर आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप कैसे क्या कहते हैं ला सकते किसी देश में, तो पहला आपका आएगा ये प्राइमरी असेंबली या फिर लैंड्सजीमेंट। ठीक है, प्रारंभिक सभा या लैंड्सजीमेंट। प्राइमरी असेंबली को आप स्विट्जरलैंड में जो है वो आपका कैंटन असेंबली भी बोला जाता है। ठीक है, कैंटन असेंबली, जहाँ पर जो है सो सारी जनता आकर के खड़ी होती है। वो जो मैंने एग्जांपल दिया कि एक जगह सारी जनता, वयस्क जनता खड़ी होकर के कानून बनाएगी या रद्द करेगी, वो आपका है प्राइमरी असेंबली। ठीक है, पहला ये हुआ। दूसरा हुआ रेफरेंडम। ठीक है, लोक निर्णय, कि लोग कौन सा चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आरंभक, इनिशिएटिव, उसके बाद रिकॉल, और एक है आपका प्लेबिसाइट। ठीक है, इस पांच प्रकार से आप जो है वो किसी देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यही 5 माध्यम है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने का। अगर हम लोग बात करें स्विट्जरलैंड की वर्तमान समय में, तो इसमें से 1, 2, 3, ये जो 3 है ये क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड में है। और उसमें भी ये जो पहला वाला है ये स्विट्जरलैंड में कुछ जगहों पर है, 1, 2, 3, 4 जगहों पर है। लेकिन ये जो 2 है, ये आपका रेफरेंडम और इनिशिएटिव, ये दोनों जो है वो स्विट्जरलैंड की आत्मा है।
ठीक है, स्विट्जरलैंड की आत्मा कह सकते हैं, स्विट्जरलैंड के लोगों की आत्मा है रेफरेंडम और इनिशिएटिव। ठीक है, यही दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं आपका स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। ठीक है, अभी हम लोग आगे इसके डिटेल भी हम लोग देखेंगे। तो अगर हमको डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसी राष्ट्र में इम्प्लीमेंट करना होगा तो इन 5 साधनों से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में ये 3 तरीके का डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाया जाता है, जिसमें कि ये दो जो है वो मेजर है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। स्विट्जरलैंड में प्रारंभिक सभा को लैंड्सजीमेंट कहा जाता है। वहाँ लैंड्सजीमेंट लोक निर्णय और आरंभक प्रचलित है, जबकि प्रत्यावर्तन और जनमत संग्रह अमेरिका और यूरोप के कुछ राज्यों में प्रचलित हैं। स्विट्जरलैंड की प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था की मुख्य आधारशिला लैंड्सजीमेंट लोक निर्णय और आरंभक है। इनका वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। ये देखिए लैंड्सजीमेंट का एक फोटो मैं निकाल करके लाया हूँ आपके सामने कि कैसे सारे वयस्क जनता जो है वो एक जगह इकट्ठा होते हैं शहर के बीच में। ठीक है, शहर के बीच में, और वहाँ पर जो है सो कानून बनाने या रद्द करने की प्रक्रिया चलती है सबके सामने। ठीक है, लैंड्सजीमेंट के बारे में देखते हैं। तो प्रोफेसर ब्रुक्स का कथन है कि स्विट्जरलैंड में और संभवतः विश्व में सभी राजनीतिक संस्थाओं में लैंड्सजीमेंट सबसे अधिक दर्शनीय और आकर्षक है। ठीक है, दर्शनीय और आकर्षक तो होगा ही, क्योंकि ये जो है सो कानून बनाने के संदर्भ में दिखता भी है, क्योंकि सारी जनता खड़ी है, और सारी जनता खड़ी है तो अट्रैक्टिव भी लग रहा है। ठीक है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है मेला लगा हुआ है। ठीक है, The Ländsgemeinde is the most picturesque and fascinating of all political institutions in Switzerland and perhaps in the world. ठीक है, ये जो कोटेशन प्रोफेसर ब्रुक्स लिखे हैं इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखा है और यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है। आपको जो पसंद आए वो आप एग्जामिनेशंस में लिखने का प्रयास कीजिएगा। लैंड्सजीमेंट एक प्रारंभिक सभा है जो वर्ष में एक बार बैठती है। कैंटन के प्रत्येक बालिग व्यक्ति को इस सभा में भाग लेने का अधिकार प्राप्त रहता है। प्रत्येक व्यक्ति कानून के निर्माण में, कानून को लागू करने में, न्यायपालिका में और संधियों के अनुमोदन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। ठीक है, देख लो कहाँ कहाँ व्यक्ति कानून के निर्माण में, कानून को लागू करने में, न्यायपालिका में, संधियों के अनुमोदन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है कि कौन सा, अगर मान लीजिए वो देश जो है सो किसी के साथ संधि करके आया है, ट्रीटी करके आया है, तो वो क्या कहते हैं हमारे देश के लोग लागू ये इसको पालन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, इसका अनुमोदन। इसके अंतर्गत संप्रभुता का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति स्वयं करता है। रूसो और अन्य विचारकों ने इसे प्रजातंत्र का जीता जागता स्वरूप बताया है। 17वीं सदी में 11 कैंटनों में लैंड्सजीमेंट की व्यवस्था थी, लेकिन 1920 ईस्वी में इसकी संख्या घटकर 6 हो गई। और अभी वर्तमान समय में आपका एपेंजेल, इनरहुडेन और ग्लारूस, ठीक है, ये दो जो कैंटन हैं, ये जो कैंटन हैं आपका एपेंजेल, इनरहुडेन और ग्लारूस। अगर हम लोग स्विट्जरलैंड के मैप पर देखें तो स्विट्जरलैंड के मैप में देखें तो आपका इनरहुड ये वाला स्टेट हुआ, एपेंजेल इनरहुड ये स्टेट हुआ, और ग्लारूस आपका ये स्टेट हुआ। ठीक है, ये और ये स्टेट, यहाँ पर एक स्टेट और ये आपका एक स्टेट। मैप पर आई होप दिख रहा हो। ठीक है, ग्लारूस ये दो कैंटोन में जो है वो लैंड्सजीमेंट की व्यवस्था है। ग्राइसंस स्वेज के कुछ डिस्ट्रिक्ट में लोकल क्वेश्चन पर मत करवाने के लिए किया जाता है। ग्राइसेंस और जो स्वेज जो है आपका कैंटन है,
कैंटन है, कैंटन के ये दोनों कैंटन के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए ये दोनों तो कैंटन हो गए, ठीक है, कैंटन अगर भारत के हिसाब से मानिएगा तो ये दोनों स्टेट हो गए, ठीक है, ये दोनों स्टेट हो गए। उसके बाद ग्राइसंस और सेंट ये दोनों भी कैंटन हो गए, ठीक है, ये दोनों भी कैंटन हो गए। और इसके अंतर्गत कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जो है सो लोकल क्वेश्चन करने के लिए, लोकल क्वेश्चन पर वोट करने के लिए आपका लैंड्सजीमेंट का प्रयोग किया जाता है। आप ग्राइसंस और सेजवेन देखते हैं स्विट्जरलैंड के मैप पर है या नहीं है। ठीक है, देखिएगा स्विट्जरलैंड यहाँ है, ठीक है, और ग्राइसन इसमें नहीं दिया, ग्राइसन इसमें नहीं दिया है, ठीक है, ग्राइसन इसमें नहीं दिया है, गैलन ग्राइसन इसमें नहीं दिया है, ठीक है। स्विट्जरलैंड अब मैंने दिखाया आप लोगों को, ठीक है। ये जो आपका ग्राइसंस और सेजवेन है, इसके डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल क्वेश्चन पूछने के लिए या कोई लोकल क्वेश्चंस पर वोट डालने के लिए आपका लैंड्सजीमेंट का प्रयोग किया जाता है, सॉरी, इसलिए नाम ये याद रखिएगा कैंटन्स का। नेक्स्ट आपका आता है रेफरेंडम, यानी लोक निर्णय। लोक निर्णय को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। रेफरेंडम, स्विट्जरलैंड की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी, यातायात की सुविधा मिलने लगी, जिसके कारण लैंड्सजीमेंट के स्थान पर प्रतिनिधि सरकार की स्थापना अधिकांश कैंटनों में की गई। 1830 ईस्वी के बाद एक संविधान बनाया गया, जिसके अनुसार एक सदन की व्यवस्था की गई और एक प्रतिनिधि सरकार के सभी लक्षणों का समावेश किया गया। ठीक है, एक सदन की व्यवस्था की गई, यानी यूनिकैमरल लेजिस्लेशन। अतएव एक सदन शक्ति का दुरुपयोग नहीं करे, उस पर संतुलन हो, इसके लिए लोगों ने लोक निर्णय और आरंभक की मांग की, यानी रेफरेंडम और इनिशिएटिव, जो मैंने आत्मा बताया स्विट्जरलैंड के डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। सेंट गैलन पहला कैंटन है जिसने 1831 ईस्वी में लोक निर्णय पद्धति को अपनाया। सेंट गैलन जो था वो पहला क्या कहते कैंटन था। सेंट गैलन को देखते हैं वर्ल्ड स्विट्जरलैंड मैप पे है कि नहीं। सेंट गैलन देखिए ये है, ठीक है, सेंट गैलन। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ रेफरेंडम बात करेंगे। लोक निर्णय का अर्थ, लोक निर्णय के अंतर्गत कुछ विशेष विधेयक को जनता की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अगर बहुमत जनता उस विधेयक को मान लेती है तो वह कानून का रूप ले लेता है, लेकिन यदि बहुमत जनता उसे अस्वीकृत कर देती है तो वह रद्द हो जाता है। बिना जनता की अनुमति का कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। इस प्रकार लोक निर्णय के द्वारा जनता को निषेधाधिकार प्राप्त हो जाता है, जिसका व्यवहार कर किसी भी अहितकारी विधेयक को समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि कहा गया है, रेफरेंडम इज निगेटिव इन कैरेक्टर, इट गिव्स टू द पीपल द निगेटिव पावर ऑफ रिजेक्टिंग व्हाट दे डिसलाइक। ठीक है, कोटेशंस ये वाला कोट जरूर कीजिए एग्जामिनेशंस में। ठीक है, ठीक है, जैसे कि रेफरेंडम लोक निर्णय का अर्थ क्या हुआ कि जो भी आपके, मान लीजिए आप यूनिकैमरल लेजिस्लेशन यानी एक सदनात्मक व्यवस्था को अपनाएं, सारे प्रतिनिधि सभा वाला अपनाएं, लेकिन यहाँ पर इस पर जो है सो कंट्रोल रहे, इसके लिए जनता ने क्या मांग किया कि हमको रेफरेंडम दे दो और एगो इनिशिएटिव दे दो, ये दो चीज़ दे दो। तो रेफरेंडम का जब बात किया जाएगा तो ये लोग जो है सो जो भी कानून बनाएंगे, जो भी विधेयक बनाएंगे, वो क्या कहते हैं जनता के पास भेज देंगे, जनता के पास भेजेंगे स्वीकृति के लिए।
अब जनता इसको स्वीकार करेगी, अगर जनता स्वीकार करेगी तो ये क्या कहते हैं पास हो जाएगा, अगर अस्वीकार करेगी तो ये रद्द हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा अधिकार जनता के पास चला गया डायरेक्टली। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ये जो है सो रेफरेंडम जो है सो निगेटिव है कैरेक्टर में, निगेटिव है कैरेक्टर में, क्योंकि इससे जो है सो कोई विधेयक को रद्द हो जा रहा है। ठीक है, कोई विधेयक रद्द हो जा रहा है, जो 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 पब्लिक को, जनता को पसंद नहीं है वो चीज जो है सो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लेखक ने लोक निर्णय की तुलना तलवार के ढाल से की है, जिसके माध्यम से अनैच्छिक विधेयक को समाप्त किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इसके साथ ही संसद कोई पाप नहीं करे उससे भी रक्षा की जाती है। ठीक है, अब डायरेक्ट पीपुल इसमें है तो ऑन दैट केस किसी तरीके का कोई काम नहीं हो पाएगा गलत। इस प्रकार लोक निर्णय जनता को एकाधिकार देता है जिसके माध्यम से वह अपने अहितकारी विधेयक का विनाश कर सकता है। ठीक है, जनता को जो चीज लगेगा कि अहितकारी है हमारे लिए, उस चीज का वो विनाश करेगा, यानी कि रद्द कर देगा, उस विधेयक को बनने ही नहीं देगा। काइंड्स ऑफ रिफरेंडम। ठीक है, काइंड्स ऑफ रिफरेंडम, लोक निर्णय के प्रकार। लोक निर्णय के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक अनिवार्य लोक निर्णय और एक आपका ऐच्छिक लोक निर्णय। पहला है आपका कंपलसरी रेफरेंडम। कंपलसरी को आप मैंडेटरी भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारा जगह पर जो है सो कंपलसरी को मैंडेटरी भी लिखता है। ठीक है, मैंडेटरी भी लिखता है, इसका मतलब मैंडेटरी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं समझना कि वो कंपलसरी से अलग है, मैंडेटरी भी लिखता है। ठीक है, तो कंपलसरी रेफरेंडम यानी मैंडेटरी रेफरेंडम, अनिवार्य लोक निर्णय। इसके अंतर्गत जैसे संविधान में परिवर्तन लाना इत्यादि को जनता के पास अवश्य स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और जब जनता अपनी स्वीकृति देती है सभी विधेयक कानून का रूप लेता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तभी होगा यहाँ पर। ठीक है, तभी। ठीक है, जब भी संविधान में परिवर्तन करना होगा या कुछ इम्पोर्टेंट चीज रहेगा तो ऑन दैट केस वो जनता के पास जरूर जाएगा, और जनता जब तक उसको स्वीकार नहीं करेगी तब तक वो चीज जो है वो लागू नहीं होगा, वो विधेयक कानून का रूप नहीं लेगा। अगर जनता उसको अस्वीकार कर देगी तो वो रद्द हो जाएगा, यानी अनिवार्य मतलब इस कंडीशन में जनता के पास जाएगा ही जाएगा। समझ में आ रही बात? कंपलसरी है कि वो जाना ही जाना है। इसके अतिरिक्त वार्षिक बजट, संधि और अन्य प्रशासनिक निर्णय जनता के पास अनुमति के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 140 ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है स्विट्जरलैंड के, आर्टिकल 40 में इस चीज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक लोक निर्णय यानी ऑप्शनल रेफरेंडम। इसके अंतर्गत यह कोई आवश्यक नहीं है कि संसद विधेयक को स्वीकृति के लिए जनता के पास भेजे। अगर जनता किसी विधेयक की मांग करती है तभी भेजा जाएगा। ठीक है, अगर जनता जो है किसी विधेयक की मांग करेगी कि नहीं इसको जनता के पास भेजो, तभी क्या कहते हैं जनता के पास वो विधेयक जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, और ये मांग जो करेगा वो विधेयक भेजने के लिए कम से कम 50,000 मतदाताओं का साइन चाहिए। ठीक है, 50,000 सिग्नेचर चाहिए वोटर्स का। ठीक है, और वो भी क्या कहते हैं जो विधेयक बनाया है ये लोग संसद में बैठ करके, वो विधेयक के पास होने के 100 दिन के अंदर, 100 डेज। ठीक है, विद इन 100 डेज के अंदर जो है 50,000 मतदाताओं का साइन चाहिए ताकि वो विधेयक उनके पास जाए। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं आपका 50,000 मतदाताओं का साइन नहीं हो पाता है तो दूसरा ऑप्शन है कि 8 कैंटन सम्मिलित रूप से मांग करें। ठीक है, 26 कैंटन्स में से 8 कैंटन्स डिमांड करें कि नहीं इस विधेयक को जनता के पास भेजा जाए। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं फिर जनता के पास आएगा। तो आई होप समझ में आया। और रेफरेंडम लोक निर्णय आपका मैंडेटरी और ऑप्शनल, ये दो।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरंभक या उपक्रम या प्रस्तावाधिकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनिशिएटिव बोलते हैं। आरंभक का अर्थ लोक निर्णय के माध्यम से जनता को किसी विधेयक को निषेध करने या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन उस विधेयक के स्थान पर जनता किस तरह का विधेयक पास करना चाहती है यह अधिकार उसे आरंभक के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, अब आरंभक के द्वारा जो है वो जनता डिसाइड करेगी कि उसको क्या कहते हैं इस एक्ट में, ठीक है, इस एक्ट में या इस लॉ में कौन कौन से पॉइंट चाहिए, क्या वो चाहती है जनता। वो जैसा मसौदा तैयार करके देगी वैसा ही वहां के संसद जो है वो पास करेगी। दूसरे शब्दों में आरंभक जनता को विधेयक बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आई होप आप समझ में आया हो। ठीक है, नोट्स बहुत आसान लैंग्वेज में है। ठीक है, इतने आसान लैंग्वेज में बुक्स में नहीं लिखा हुआ रहता है। मैं बहुत स्टडी करके आप लोगों के लिए ये नोट्स लाया हूँ। कृपया मेरा सपोर्ट करो। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करो। ठीक है, गिव लव एंड सपोर्ट टू मी। आरंभक के माध्यम से वह अपनी इच्छा अनुकूल किसी भी विधेयक को संसद में भेजकर कानून का रूप दे सकते हैं। इसके माध्यम से उसे एक सृजनात्मक शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट, आरंभक की तुलना तलवार से की गई, जिसके माध्यम से आगे बढ़ने का मार्ग तैयार किया जाता है तथा अपने मनोनुकूल विचारों को कानून में परिणत करने के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त संसद में जो बातें छूट जाती हैं उसकी पूर्ति जनता आरंभक के माध्यम से करती है। वाउड पहला कैंटन है जिसमें 1845 ईस्वी में आरंभक पद्धति को अपनाया। आप स्विट्जरलैंड के मैप पे देख लेना, वाउड जो है, वाउड कैंटन वो कहाँ है। ठीक है, आरंभक के प्रकार, काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव। आरंभक का दो प्रकार होता है, एक आपका होता है निर्मित आरंभक और एक आपका होता है अनिर्मित आरंभक। ठीक है, रेफरेंडम का आपका दो प्रकार हुआ, आपका एक मैंडेटरी रेफरेंडम और एक आपका ऑप्शनल रेफरेंडम। उसी तरीके से यहाँ पर आरंभक का भी दो प्रकार होता है, एक आपका निर्मित आरंभक, एक आपका अनिर्मित आरंभक। पहला है आपका निर्मित आरंभक यानी फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव। फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव, इसके अंतर्गत जनता स्वयं पूर्ण रूप से विधेयक तैयार कर संसद के सामने उपस्थित करती है और तब उस विधेयक पर विचार किया जाता है। यदि बहुमत उस विधेयक के पक्ष में होता है तो उसे कानून का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब फॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव में जो है वो जनता ही पूरा का पूरा विधेयक को तैयार करेगी, पूरे के पूरे बिल को तैयार करेगी और संसद के पास रखेगी। और अगर संसद में जो है सो मेजॉरिटी मिल जाती है, पक्ष में हो जाता है, तो उसको लॉ का रूप यानी एक्ट का रूप दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनिर्मित आरंभक। ये कानून बनाने की शक्ति है और वहां जो है सो कानून रोकने की शक्ति थी। एक दिमाग में ये रखिएगा, रेफरेंडम के माध्यम से जो है वो कानून, गलत कानून को रोकने की शक्ति है जनता की, और इनिशिएटिव के माध्यम से जो है वो कानून बनाने की शक्ति है जनता की। ये चीज़ दिमाग में मेन जिस्ट यही है। सेकंड है आपका अनिर्मित आरंभक, अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत संसद का यह कर्तव्य हो जाता है कि किसी विधेयक को जनता की इच्छा अनुकूल प्रारूप तैयार करे, उस पर विचार करे और उसको कानून का रूप दे। ठीक है, इसमें जो है सो जनता डायरेक्टली नहीं बना रही है। ठीक है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वही क्या कहते हैं, जनता के मनोनुकूल एक विधेयक बनाते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसको कानून का रूप दे देते हैं। ठीक है, यदि जनता संघीय संविधान में संशोधन चाहती है तो उसके लिए 50,000 व्यक्तियों के द्वारा मांग करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे वर्किंग ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आई होप समझ में आया हो। लैंड्स जीमेंड
रेफरेंडम, रेफरेंडम में 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट। उसके बाद इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में भी 2 पार्ट। इनिशिएटिव में एक आपका फॉर्मुलेटेड, एक आपका अनफॉर्मुलेटेड। रेफरेंडम में 2 पार्ट, एक आपका मैंडेटरी और एक आपका ऑप्शनल। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप सबको समझ में आया हो। मेरी मेहनत कुछ रंग लाएगी आप लोगों के साथ, आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का क्रियान्वयन। स्विट्जरलैंड में मुख्यतः लोक निर्णय और आरंभक के द्वारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्थापित है। दोनों के माध्यम से जनता को अनैच्छिक विधेयक को रद्द करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके साथ ही ऐच्छिक विधेयक को आरंभक के द्वारा उसे कानून बनाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था को काफी सफलता प्राप्त हुई है। इस संबंध में पहला तर्क यह दिया जाता है कि वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अत्यंत प्राचीन है। अतः वहां के लोगों की प्रकृति में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रति मोह और आस्था है। उनके जनजीवन में मिट्टी, पानी और जलवायु की तरह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र घुला मिला है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र रूपी पौधा स्विट्जरलैंड की उर्वर भूमि और स्वस्थ जलवायु में ही संभव है। इसके अतिरिक्त स्विस नागरिकों के स्वस्थ मस्तिष्क या चिंतन, उनकी उच्च शिक्षा, नागरिक भावना इत्यादि गुणों के कारण वहां की प्रजातंत्रीय व्यवस्था काफी सफलीभूत रही हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के गुण देखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था के निम्नलिखित मुख्य गुणों की प्रशंसा की है। इसमें पॉइंट्स जितने मैंने बनाए हैं वो पॉइंट्स को कम से कम दिमाग में रखिएगा और उस पॉइंट्स को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अंदर का मटेरियल जो है सो 2 बार 3 बार एग्जामिनेशंस में देख लीजिएगा तो आपको क्या कहते हैं दिमाग में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट्स जो है सो उसको याद करना पड़ेगा आपको। तो मेरिट्स अगर गुण की बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, पहला है कि शासन की धुरी। एक लेखक ने कहा है कि लोक निर्णय और आरंभक वह धुरी है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण स्विस सरकार घूमती रहती है। अगर इसका उन्मूलन कर दिया जाए तो वहां पर अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। दूसरा है नागरिक भावना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के माध्यम से लोगों में नागरिक भावना की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे चीज में जो है सो अगर आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, आपसे हर चीज पूछा जाएगा तो आपको भी जो है सो इंटरेस्ट जगेगा, आपको भी लगेगा नहीं यार ये मेरा चीज है, ठीक है, ये मेरा चीज है, ये देश मेरा है, ये चीज मेरा है, ठीक है, ये लोग मेरे हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, तो आप सोचोगे यार हम बेकार फालतू का क्या कहते ये कर रहे हैं, छोड़ो जाने दो, ठीक है। उससे अंदर से भावना नहीं जगती, फीलिंग्स नहीं जगती है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपको डायरेक्ट जो है सो कानून बनाने दिया जा रहा है, तो आपको भी लग रहा है कि नहीं सरकार हम भी चला रहे हैं, ठीक है। हर जनता को लग रहा है कि ये मेरा सरकार है, मेरा कानून है, ठीक है, मेरे लिए कानून है, तो ये भावना जग रही थी। सी, संसद पर प्रतिबंध। एक लेखक का कथन है कि कार्यपालिका निषेधाधिकार के अभाव में लोक निर्णय और आरंभक संसद पर एक भारी रोक है, ठीक है। क्योंकि स्टेट्स बड़े हो गए, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, अब पॉपुलेशन को एक जगह इकट्ठा करके कानून बनाना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर जो है सो यूनिकैमरल जो है वो आपका व्यवस्था आया। और यूनिकैमरल जब एक सदनात्मक व्यवस्था है तो एक सदनात्मक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए, तो जनता जो है सो डायरेक्ट रेफरेंडम और इनिशिएटिव का डिमांड कर दिया कि कम से कम रेफरेंडम और इनिशिएटिव के माध्यम से तो जनता इस संसद को क्या कहते हैं कंट्रोल कर पाएगी। समझ में आ रही है बात? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फीडबैक। कानून बनाने का अवसर, इसके माध्यम से लोगों को कानून बनाने का अवसर प्राप्त होता है। राजनीतिक शिक्षा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के माध्यम से जन समूह को राजनीतिक शिक्षा मिलती रहती है। इसके साथ ही उनमें राजनीतिक चेतना की भी उत्पत्ति होती है।
देशभक्ति एवं उत्तरदायित्व, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से लोगों में देशभक्ति तथा उत्तरदायित्व की भावना की उत्पत्ति होती है, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूं। दल के दुर्गुणों का अंत, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के रहने से भ्रष्ट विधायक और दलीय पद्धति के दुर्गुणों का स्वतः नाश हो जाता है। ढाल एवं तलवार, लोक निर्णय की तुलना ढाल से और आरंभक की तुलना तलवार से की गई है, जो अपने आप में सार्थकता प्रकट करता है। ठीक है, लोक निर्णय मतलब कोई भी जो कानून है जो आपके खिलाफ हो उसको रद्द कर दिए, और आरंभक के द्वारा तलवार जैसा चला दिए कि नहीं यह कानून बनना चाहिए। ठीक है, लवेल का कथन है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उन्मूलन के बारे में सोच नहीं सकता है। लॉर्ड ब्राइस का मत है कि जिस प्रकार लोक निर्णय विधानमंडल की त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है, उसी प्रकार आरंभक उनकी भूलों का उपचार करता है। ठीक है, जो त्रुटि विधानमंडल या फिर आपका जो संसद है उससे हो जाता है, उससे रक्षा कर देता है लोक निर्णय। ठीक है, लोक निर्णय के माध्यम से रद्द कर दिया उस कानून को, और आरंभक जो है सो उनकी भूल के का उपचार है, मतलब ये तलवार की तरह चलाया कि नहीं इसके जगह पे ये होना चाहिए तो वो उपचार किया। नेक्स्ट आपका डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के दोष। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निम्नलिखित दोष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला, संसद में अविश्वास। आलोचकों का कथन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के द्वारा संसद में अविश्वास प्रकट किया गया है। इसके विधायक गण नैतिक रूप से नीचे रहते हैं। ठीक है, एक तरीके से अगर हम लोग भी एक पार्शियल तरीके से देखेंगे तो संसद में तो अविश्वास है, क्योंकि जनता जो है सो वो यूनिकैमरल संसद बनाया गया है, लेकिन उस पर जो है सो कंट्रोल चाहता है जनता डायरेक्टली इनिशिएटिव और रेफरेंडम के माध्यम से। भारत में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेट है जहां पर यूनिकैमरल लेजिस्लेशन है। ठीक है, एक सदनात्मक व्यवस्था है। सेकंड, आधुनिक राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं। आलोचकों का मत है कि आधुनिक राज्य बहुत बड़े बड़े हैं जहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता है, अतएव यह आधुनिक राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। जनता में अभिरुचि नहीं। यह देखा गया है कि लोक निर्णय और आरंभक में बहुत कम लोग दिलचस्पी लेते हैं। चौथा, चरित्रहीन लोगों में सफल नहीं। विद्वानों का मत है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था अशिक्षित और चरित्रहीन लोगों में सफलीभूत नहीं हो सकती है। ठीक है, जब भी चाहिए तो एजुकेटेड पर्सन चाहिए और कैरेक्टर वाले। पांचवा है कानून विशेषज्ञ के लिए। इस आधुनिक युग में विधायक जटिल हो गया है। ठीक है, विधेयक जटिल हो गया है, इसलिए विशेषज्ञ या विवेकी पुरुष ही कानून का निर्माण सही ढंग से कर सकते हैं। अशिक्षित जनता के लिए कानून निर्माण का कार्य संभव नहीं है। एस्मीन का कथन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सिद्धांत में दोषपूर्ण तथा व्यवहार में अव्यवहारिक है, क्योंकि मूर्ख जनता विवेकी पुरुष के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। ठीक है, ये एक कोटेशन है, इसको एग्जामिनेशंस में कोट जरूर करना सब लोग, और अगर टीचर मानते हो मेरे को तो सपोर्ट करो। नेक्स्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करें तो उपयुक्त आलोचनाओं के आधार पर यह नहीं समझना चाहिए कि इसकी महत्ता घट गई है। वस्तुतः इसमें जितने भी गुण हैं वह इसके दुर्गुणों को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र की ज्योति को प्रज्वलित कर अभी भी इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, भारत और अन्य राज्यों को यह संदेश दे रहा है कि प्रजातंत्र के माध्यम से ही विश्व का कल्याण संभव है। ठीक है, मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे हों, समझ में आया हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा, क्या लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।